वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट दिसंबर 2024 के लिए हिंदी भाषा 1 भाषा 2 पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फिर से आपके लिए लेकर आए। दोस्तों जिस तरीके से हिंदी मराठी भाषा में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं लैंग्वेज पेडागोजी के संदर्भ में, भाषा पेडागोजी के संदर्भ में, कुछ उसी तरीके के प्रश्न जो है आपको उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहने वाले हैं दोस्तों दिसंबर 2024 की सीटेट की परीक्षा के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय, परिपत्रक, टीएटी, सीटेट और शिक्षक अभियोग्यता बुद्धिमत्ता चाचनी से जुड़ी हुई एक एक अपडेट जो है वो वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता है। इस तरीके से प्रश्न यहां पर पूछा गया है। दोस्तों प्रश्न को एक बार आप ध्यान से फिर से समझ लेंगे कि निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता। नेगेटिव ये क्वेश्चन है, आप इसको समझेंगे दोस्तों कि एक ऐसी चीज है जो कविता के आकलन में नहीं होती है या फिर जिसका समर्थन नहीं किया जाता है। इस तरीके का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। व्याकरण, शब्द भंडार, काव्यात्मक उपकरण और कविता की अंत वस्तु। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो जवाब रहेगा आपका, क्योंकि हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं और कविता की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो छोटे बच्चों को व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता है और कविता में व्याकरण उनका इस्तेमाल वहां पर नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो राइट आंसर यहां पर रहेगा दोस्तों प्रश्न पहले का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2। देखिए दूसरा प्रश्न इस तरीके से यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आकलन के बारे में सही है। देखिए दोस्तों भाषा आकलन की बात यहां पर हो रही है और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाषा आकलन के बारे में क्या सही है। इस तरीके का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। शिक्षार्थियों को उपलब्धि, शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान का आकलन करना, शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन करना। शिक्षार्थी मीन्स विद्यार्थी, ये बात आप समझ लेंगे दोस्तों, ठीक है। शिक्षार्थी मीन्स विद्यार्थी। उसके बाद आगे बताया गया है कि, एक मिनट आप देखेंगे आगे जी, यह पता करना कि शिक्षार्थियों को क्या नहीं आता। तो देखिए हम बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आकलन के बारे में सही है। तो देखिए दोस्तों विद्यार्थियों को निपुण करना, छात्र को निपुण करना बहुत जरूरी होता है। तो आप सीधे सीधे इसका आंसर जो है शिक्षार्थी मीन्स विद्यार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन करना यहां पर हमारा राइट आंसर रहेगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ज्यादा वक्त हम नहीं लेंगे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने में, क्योंकि आपको स्मार्ट रिविजन जो है वो दोस्तों अब करनी है। 10 दिन का लगभग वक्त आपके पास अब शेष बचा है। तो हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि रेखा मीन्स रेखा नाम की एक टीचर है, अपने स्कूल के छात्रों को आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनियों को पृथक पृथक कर पहचानने में मदद कर रही है। इस तरह से वह उनके किस पहलू को मजबूत कर रही है। देखिए एक रेखा नाम की मिस है, टीचर है, वो अपने बच्चों को आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनियों को पृथक पृथक मतलब अलग अलग कर पहचानने में मदद कर रही है। इस तरह वह उनके किस पहलू को मजबूत कर रही है। इस तरीके का प्रश्न दोस्तों यहां पर कुछ पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए ध्वन्यात्मक जागरूकता, वाक्य विन्यास जागरूकता, रूपिम जागरूकता या फिर व्याकरण जागरूकता। तो देखिए दोस्तों यहां पर बताया जा रहा है कि एक बार आप फिर से समझ लेंगे कि आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनियों को पृथक पृथक कर पहचानने में मदद कर रही है। तो ये दोस्तों यहां पर हमारा ध्वन्यात्मक जागरूकता हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो राइट आंसर यहां पर रहने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 यहां पर पूछा जा रहा है कि जब एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य की औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं तो वे किसमें संलग्न है। इस तरीके से यहां पर प्रश्न पूछा गया दोस्तों। थोड़ा
डिफिकल्ट ये क्वेश्चन हो सकता है सीटेट के नजरिए से, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आजकल सीटेट में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। कोड मिश्रण की बात अगर आप करोगे, आप कोड परिवर्तन की बात करोगे, आप बेलियो की बात करोगे, या फिर सामाजिक भाषा विज्ञान की बात आप यहाँ पर करोगे दोस्तों, तो इसका जवाब आपको कोड परिवर्तन देना है। इसका जवाब आपको क्या देना है दोस्तों? कोड परिवर्तन देना है। ऑप्शन नंबर ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो राइट आंसर यहां पर रहेगा। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न यहां पर इस तरीके से पूछा गया है कि ट्रांसलैंग्वेजिंग मतलब द्विभाषिकता या बहुभाषिकता हम इसको कहेंगे। इसका अर्थ होता है एक से दूसरी भाषा में अंतरण का तात्पर्य है। देखिए दोस्तों, एक से दूसरी भाषा में अंतरण का तात्पर्य क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है, एक तरीके से हम यहां पर समझ सकते हैं दोस्तों कि शिक्षार्थियों की कक्षा में सीखने के लिए जानी गई भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। ओके, भाषा और विषय वस्तु सीखने के लिए एक भाषा से दूसरी भाषा का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर 3 में बताया जा रहा है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण का भाषाई कौशल है, या फिर अध्यापक द्वारा शिक्षार्थियों की भाषा का इस्तेमाल। तो देखेंगे दोस्तों आप, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर हमारा सही जवाब हो जाएगा कि शिक्षार्थी कक्षा में सीखने के लिए जिन जानी गई भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, इसको ट्रांसलैंग्वेजिंग किंवा एक से दूसरी भाषा में अंतरण का तात्पर्य हम यहां पर कह सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 6। देखिए, व्याकरण के संदर्भ में यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है। देखिए, व्याकरण शिक्षण के क्या उद्देश्य है, इस तरीके से प्रश्न आपके सामने यहां पर रखा गया है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि छात्रों को शुद्ध बोलने, लिखने एवं पढ़ने की प्रेरणा देना। तो डेफिनेटली व्याकरण का ये काम तो होता ही है, आपको पता है। रचनात्मक एवं सृजनात्मकता का विकास करना, यह भी सही होगा दोस्तों। वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग करना, यह भी सही हो जाएगा। तो बिल्कुल उपरोक्त सभी जो है वो यहां पर सही जवाब दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 7। देखिए, प्रश्न क्रमांक 7 यहां पर पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है। अब देखिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ लेटेस्ट और ट्रेंडिंग में चलने वाले क्वेश्चन हम आपके लिए यहां पर लेकर आए कि भाषा शिक्षण में संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है, किन चीजों से बढ़ती है? धन से, अंतक्रिया से, अनुभव से, या फिर प्रशिक्षण से। तो देखिए दोस्तों, थॉर्नडाइक ने क्या कहा है, सराव करने की बात कही है। सराव को ही हम प्रशिक्षण कहेंगे कि भाषा शिक्षण में संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है। संप्रेषण मींस कम्युनिकेशन, बोलना, बोलने की कुशलता किससे बढ़ेंगी दोस्तों? तो प्रशिक्षण से बढ़ेंगी। किससे बढ़ेंगी? प्रशिक्षण से बढ़ेंगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर रहेगा। हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर पूछा जा रहा है कि पाठ्य योजना तैयार करने के पीछे शिक्षक का उद्देश्य होता है। देखिए, एक शिक्षक जो है वो पाठ्य योजना, पाठ टाचन भी इसको कहते हैं, जो तैयार करता है, तो उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या होता है, ये 4 बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए, छात्रों को व्यस्त रखना, प्रभावी शिक्षण, अनुशासन बनाए रखना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, पाठ्य योजना तैयार करने के पीछे शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो देखिए, शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए प्रभावी शिक्षण। मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो राइट आंसर यहां पर रहेगा, क्योंकि पाठ्य योजना तैयार करने के पीछे मुख्य उद्देश्य प्रभावी शिक्षण ही होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 9। यहां पर इस तरीके से आपको पूछा गया है कि निम्न में से व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं है। अब देखिए, सवाल को आप समझेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन है और आपको यहां पर बताना है कि व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी प्रणाली, इन 4 में से कौन सी ऐसी प्रणाली है जो उपयुक्त नहीं है, जो इस्तेमाल में नहीं की जा सकती। सूत्र विधि, भाषा ससंग विधि, निगमन विधि, या फिर प्रयोगशाला विधि। तो देखिए दोस्तों, आपको सीधा सीधा यहां पर आंसर दिख रहा है कि प्रयोगशाला विधि जो है वो व्याकरण के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 9 का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर रहेगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 यहां पर पूछा जा रहा है कि आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है जी, आपकी स्क्रीन में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि पाठ पढ़कर बच्चे से प्रश्न बनवाने से, देखिए एक बच्चा पाठ पढ़ रहा है और पाठ पढ़ने के बाद अगर आप बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है, बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है, इस तरीके का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्द से परिचित है या नहीं।
चलिए ठीक है। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। बिल्कुल। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो सबसे बेहतर ऑप्शन है, सबसे परफेक्ट आंसर हो दोस्तों जो मुझे लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहां पर क्या बताया जा रहा है कि पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होगा कि शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलेगा कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से पढ़ा है, कितना डीप में बच्चे ने पाठ को पढ़ा है, यह समझने का अवसर जो है वहां पर मिलेगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिसको कहेंगे आप 2 यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम हिंदी सीटेट दिसंबर 2024 के लिए हिंदी के क्वेश्चन आंसर यहां पर कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो बेहतर लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों सीटेट दिसंबर 2024 के लिए हमारे चैनल के माध्यम से हमने प्लेलिस्ट तैयार की जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट देकर हिंदी भाषा पेडागोजी, मराठी भाषा पेडागोजी, एसएसटी पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की तमाम वीडियोस जो दोस्तों फ्री में देख सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए फायदेमंद ये वीडियो रहेंगे। दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 11। देखिए थोड़ा हमारा प्रमोशन करना भी हमारा काम है दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत से ये चीजें लाते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल आपका एक फर्ज हो जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि रचनात्मक लेखन की कौन सी विधा अर्थ ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सवाल को आप हर बार ध्यान से समझेंगे दोस्तों, प्रश्न को आप हर बार ध्यान से समझेंगे कि रचनात्मक लेखन की कौन सी विधि अर्थ ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। निबंध विधा, कहानी विधा, अपठित या फिर पद्य। तो देखिए दोस्तों, जहां पर रचनात्मक लेखन की कौन सी विधा की बात हो रही है, अर्थ ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो दोस्तों पद्य इसका सही जवाब यहां पर रहेगा। पद्य इसका सही आंसर यहां पर रहेगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 12। देखिए प्रश्न क्रमांक 12 यहां पर आपको पूछा जा रहा है, आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया है कि भाषा शिक्षण के दौरान छात्रों शुद्धता पूर्वक तभी लिख सकते हैं जब, 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, आपको बताना है कि भाषा शिक्षण के दौरान छात्रों शुद्धता पूर्वक मतलब मानक वर्तनी हम जिसको कह सकते हैं, तभी लिख सकते हैं जब अपनी त्रुटियों का ज्ञान हो, उन त्रुटियों में से अभिभावकों को परिचित कराया जाए। अभिभावक मीन्स पेरेंट्स। जब छात्रों को दंडित किया जाए, तो देखिए दोस्तों दंडित करने की बात तो कहीं से नहीं होती है। जब शिक्षक उन त्रुटियों को सुधारने दे। देखिए 4 ऑप्शन आपको बताए गए दोस्तों, लेकिन यहां पर मैं बताऊंगा आपको कि जो जवाब है वो होगा जब अपनी त्रुटियों का ज्ञान होगा छात्रों को, तब वो शुद्धता पूर्वक लिख सकता है। दोस्तों अगर उसको ज्ञान नहीं होगा कि मैं क्या सही कर रहा हूं, मैं क्या गलत कर रहा हूं, तो बच्चा तब तक सुधरेगा नहीं दोस्तों। तो उसको ज्ञान होना जरूरी है कि हम मुझसे गलतियां हो रही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 13। देखिए प्रश्न क्रमांक 13 यहां पर इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर है और पूछा गया है कि आप देख सकते हैं प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं। देखिए दोस्तों मैंने कहा कि सीटेट के लिए 1 से 5वीं के लिए पहला पेपर होता है, 6ठी से 8वीं के लिए दूसरा पेपर होता है। आप 1 से 8वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हो, मतलब प्राथमिक स्तर पर आप पढ़ा रहे हो दोस्तों, तो आप किस तरह के बाल साहित्य को उचित समझते हो। मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शैक्षणिक साहित्य हम जिसको कहते हैं, टीचिंग एड्स जिसको हम कहते हैं, वो आपको कौन सी उचित लग रही है, इस तरीके का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया। केवल कहानियां, देखिए दोस्तों केवल की बात हो रही है तो केवल हमारा कभी जवाब नहीं होता, मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बताता हूं। ठीक है, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो। चलिए ठीक है, ऐसा साहित्य जिसमें शब्द और घटनाओं को दोहराव हो। ठीक है, या केवल पद्यांश। तो देखिए केवल 2 बार आ गया। अब आपके पास बचे सिर्फ 2 ऑप्शन दोस्तों, 3 और 4, सॉरी 2 और 3। तो देखिए 2 और 3 में क्या फर्क है दोस्तों कि यहां पर ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकार द्वारा लिखा गया हो, या फिर ऐसा जिसमें शब्दों और घटनाओं को दोहराव हो। यार देखिए दोस्तों डबल बच्चा बोलेगा तो उसको फायदा पहुंचेगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर दोहराव की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 14। देखिए प्रश्न क्रमांक 14 यहां पर पूछा गया है कि प्रश्न क्रमांक 14 पूछा जा रहा है कि नैदानिक तथा उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए। देखिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, नैदानिक तथा उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पूछा जा रहा है और ये जो प्रक्रिया होती है वो कब तक चलती रहनी चाहिए, इस तरीके का प्रश्न आपके सामने यहां पर है। 4 ऑप्शन आपको दिए, जब तक छात्र चाहे, जब तक अध्यापक चाहे, जब तक विद्यालय में समय मिले, या फिर जब तक छात्रों की कमजोरी दूर न हो। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक छात्रों को कमजोरी
दूर न हो, जब तक किसी शास्त्र की समस्या कमजोरी दूर न हो तब तक ये जो है चलता रहना चाहिए। इसका मतलब यही होता है दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए प्रश्न क्रमांक 15 यहां पर आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी व्याकरण शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी व्याकरण शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि है। इस तरीके का प्रश्न आपके सामने है। निगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि या प्रयोग प्रणाली। तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिए गए और आप जिसको कहेंगे, आप कहेंगे क्या कहेंगे, व्याकरण शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत विधि अगर किसको कहते हैं तो वो कहते हैं दोस्तों निगमन विधि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर समझा जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 16। देखिए 16वां प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और आप बताना है आपको कि क्या ऐसा है जिससे बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता को हम जांच सकते हैं। सुंदर लिखावट, अलंकारिक भाषा, सशक्त वाक्य विन्यास या फिर मौलिक विचार। तो देखिए जो भी बच्चा मौलिक विचार लिखेगा वो डेफिनेटली जो है उसकी क्षमता को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा वो बिल्कुल सही आंसर यहां पर रहेगा। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 17। देखिए प्रश्न क्रमांक 17 यहां पर पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 17 आपको यहां पर पूछा जा रहा है कि भोजपुरी भाषी मोना शो को सो। देखिए एक भोजपुरी बच्ची जिसका नाम मोना है वो शो को सो पढ़ती है और रो को डो पढ़ती है। इसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या है। देखिए इसका कारण आपको यहां पर बताना है कि भोजपुरी जो लड़की है मोना वो शो को सो पढ़ रही है यार और रो को डो पढ़ती है, तो इसका मतलब किस वजह से हो रहा है। मातृभाषा से प्रेम है, हिंदी भाषा की कठिनता, उच्चारण त्रुटि या फिर मातृभाषा का व्याघात। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो है आपको नजर आ रहा है वो मातृभाषा का व्याघात नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा वो बिल्कुल सही आंसर यहां पर रहेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही आंसर यहां पर रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यहां पर पूछा गया है कि प्रश्न क्रमांक 18 यहां पर पूछा जा रहा है कि भाषा अर्जन। ओके हम बात कर रहे हैं भाषा अर्जन की। ओके जस्ट 1 मिनट। भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है। भाषा अर्जन की बात हो रही है ना दोस्तों। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में आपको अंतर मालूम होना चाहिए। यहां पर पूछा जा रहा है कि भाषा अर्जन के कथन में कौन सा कथन सही है। इस तरीके का प्रश्न यहां पर आपको पूछा गया है दोस्तों। यह सहज होता है, यह परिवार में ही होता है, यह कठिन होता है या फिर यह विद्यालय में होता है। तो देखिए दोस्तों भाषा अर्जन की बात जब भी आएंगी तो बता देना कि यह सहज होता है, स्वाभाविक होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो राइट आंसर यहां पर रहेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही आंसर हमारा यहां पर होने वाला है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 19। देखिए प्रश्न क्रमांक 19 यहां पर पूछा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं ध्यान से कि उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए दोस्तों। आपको मुख्य उद्देश्य यहां पर बताना है। देखिए अन्य भाषाओं को व्याकरण से परिचित कराना, अन्य भाषाओं की उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना, अन्य भाषाओं को रचनाकारों से परिचित कराना या फिर अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना। तो देखिए दोस्तों इसका क्या मतलब होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा कि अन्य भाषाओं को उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना, अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना। ऑप्शन क्रमांक 3 जो है हमारा, ऑप्शन क्रमांक 2 जो है हमारा वो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 20। हम दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं और यहाँ पर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एक बार फिर से आपको पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों को बच्चों के भाषागत रचनात्मक एवं आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न है बच्चों के भाषागत रचनात्मक का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे। मुक्त अंक वाले, बहुविकल्पीय प्रश्न, एक शब्दों में उत्तर वाले प्रश्न या फिर सही कथन पर निशान लगाओ वाले प्रश्न। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिया गया दोस्तों और जो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा वो होगा मुक्त अंत वाले प्रश्न। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा दोस्तों। इस तरीके से हमने हिंदी भाषा पेडागोजी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोस्तों, भाषा 1 और भाषा 2 के लिए मोस्ट आईएमपी कुछ प्रश्न देखे दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। अगर आपको हिंदी पेडागोजी के संदर्भ में फ्री में वीडियो देखने हैं दोस्तों तो आपने यूट्यूब में जाकर हमारे चैनल पर
फ्री में प्लेलिस्ट आपके लिए बनी है दोस्तों, हिंदी भाषा पेडागोजी, मराठी भाषा पेडागोजी, एसएसटी पेडागोजी और बाल मानस शास्त्र एवं अध्यापन शास्त्र पेडागोजी के तमाम वीडियोस जो है आप फ्री में देख सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।